हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, अध्याय प्रथम चल रहा है हमारा, जिसके तहत हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बाह्य आक्रमणकारियों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शकों और कुषाणों के आक्रमण को देखा। अब हम विदेशी आक्रमणकारी हूणों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हूण मध्य एशिया की एक जंगली और बर्बर जनजाति थी। जब मैंने आपको शकों के बारे में पढ़ाया तो मैंने बताया कि शकों के ऊपर यूची जनजाति का आक्रमण होता है। इसके कारण शकों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ता है और वो बैक्टीरिया होते हुए भारत पर आक्रमण करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो यूची जनजाति है, यूची जनजाति शकों पर इसलिए आक्रमण करती है क्योंकि यूची जनजाति पे हूणों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? हूणों का आक्रमण होता है। और हूण आक्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, साथ ही उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनको विस्तार के लिए और अधिक क्षेत्र की जरूरत होती है। चूंकि चीन के राजा के द्वारा चीन की दीवार का निर्माण कर लिया गया था, इसलिए चीन के क्षेत्र में आक्रमण नहीं कर पा रहे थे और ये पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। आगे ये क्या करते हैं? यूची जनजाति से उनका क्षेत्र खाली करवाते हैं। यूची जनजाति फिर शकों से क्षेत्र खाली करवाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी होते हुए कहाँ आक्रमण करते हैं? भारत पर आक्रमण करते हैं। जनसंख्या बढ़ जाने व अन्य कारणों से ये मध्य एशिया छोड़कर भागते हैं। यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक दल वोल्गा नदी की तरफ बढ़ता है और जो दूसरा दल होता है वो ऑक्सस नदी घाटी की तरफ बढ़ता है। तो जो वोल्गा नदी घाटी की तरफ जाता है वो आगे निकल जाता है तुर्की की तरफ, और जो दूसरा दल होता है वो क्या करता है? वोल्गा नदी घाटी वाला तो आगे चल जाता है और जो ऑक्सस नदी घाटी वाला होता है वो पश्चिमी क्षेत्र से आते हुए भारत पर आक्रमण करता है। ऑक्सस नदी घाटी वाली शाखा ने फ्रांस, अफगानिस्तान से होते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में प्रवेश किया और यहाँ पे शक व कुषाणों के राज्य को नष्ट कर दिया। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण करते हैं। कौन आक्रमण करते हैं? आक्रमण करते हैं हूण। और यहाँ मानचित्र में क्लियरली दिखाया गया है, यहाँ पे कुषाण का साम्राज्य है, यहाँ शकों का साम्राज्य है। और अगर हम भारत के राजवंशों की बात करें तो यहाँ पे वाकाटक वंश का शासन है, यहाँ पे पांड्य वंश का शासन है, यहाँ पे पल्लवों का शासन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत में हूणों का जो पहला आक्रमण होता है वो गुप्त काल के समय होता है। किसके समय होता है? गुप्त काल के समय होता है। इससे पहले जो हमने शकों को पढ़ा है और शकों के बाद किसको पढ़ा? कुषाणों को पढ़ा। तो जो शक है और ये कुषाण है ये तो करते हैं किस दौरान आक्रमण? मौर्योत्तर काल के दौरान। और मौर्योत्तर काल हम देख ही चुके थे कि जब वृहदर्थ मौर्य की हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, इसी के साथ मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया था, है ना। तो 185 ईसा पूर्व हुआ था हालांकि वो तो, लेकिन हम मोटा मोटा 200 ईसा पूर्व से लेकर के जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है 275 ईस्वी में, तो ये बीच का जो समय होता है इसको हम मौर्योत्तर काल में गिनते हैं। तो मौर्योत्तर काल में तो हमने 4 आक्रमण देख लिए थे। कौन कौन से देख लिए थे? हिंद यवन के देख लिए थे, शक के देख लिए थे, पहलव और कुषाण, जिसमें से हम शक और कुषाण को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब गुप्त काल प्रारंभ हो जाता है तो गुप्त काल के समय ये आक्रमण करते हैं हूण, और इनका जो पहला आक्रमण होता है वो कब होता है? 458 ईस्वी में। कब होता है? 458 ईस्वी में। और उस वक्त गुप्त शासक होते हैं स्कंदगुप्त। लेकिन स्कंदगुप्त वीर थे, पराक्रमी थे। इन्होंने क्या किया? स्कंदगुप्त ने इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया। और ये जो युद्ध हुआ था इसके प्रमाण हमें मिलते हैं जूनागढ़ के अभिलेख से। कौन से अभिलेख मिलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख, जो मैंने बताया था रुद्रदामन का अभिलेख था। रुद्रदामन ने इसको संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया था। रुद्रदामन कौन थे? शक शासक थे, उज्जैन की शाखा, जो शकों की उज्जैनी शाखा थी उसके शासक थे। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने बुरी तरह से हूणों को पराजित किया था, और जिसमें हूणों को क्या कहा गया था? हूणों को मलेच्छ कहा गया था। तो इतनी बुरी तरह से पराजित होने के बाद हूण दोबारा से, जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहे, भारत की ओर देखने का साहस नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहे हूण भारत में अपना पैर नहीं जमा सके। वापस से कहाँ चले गए? जो पार्थिया वाला क्षेत्र था, ईरान वाला क्षेत्र था, वहां पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, पूरे ईरान को नष्ट कर दिया। अपनी शक्ति को इन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा लिया कि जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है उसके बाद लगभग 30 वर्ष बाद ये हूण भारत में फिर से आ जाते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है? भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं होता है जो कि हूणों का मुकाबला कर सके, और ऐसी कमजोर स्थिति का हूण फायदा उठाते हैं। और जो हूणों के सरदार होते हैं कौन होते हैं? तोरमान।
वो पूरे गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और जो पंजाब है, सिंध है, पंजाब का क्षेत्र है, सिंध है, मालवा व राजपुताना का जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो संपूर्ण क्षेत्र है, उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराजा धीराज की पदवी धारण करते हैं। किसकी पदवी धारण करते हैं? महाराजा धीराज की पदवी धारण करते हैं। फिर तोरमान के बाद आते हैं उनके पुत्र मिहिरकुल। मिहिरकुल 510 ईस्वी के लगभग आते हैं। उन्होंने क्या किया? वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है? बौद्ध धर्म से चिढ़ होती है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो उनके मौत के घाट उतरवा देते हैं। इसी के साथ ही जो भी मठ और स्तूप होते हैं उनको क्या कर देते हैं? नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल करके मालवा के राजा होते हैं। कौन होते हैं मालवा के राजा? यशोधर्मा, यशोधर्मन, कई जगह पे इनको यशोवर्मन भी बताया गया है। तो यशोधर्मन होते हैं वो मगध के राजा बालीदित्य के साथ मिलकर, यशोधर्मन किसके साथ मिलकर? बालादित्य के साथ मिलकर के मिहिरकुल को हरा देते हैं, मिहिरकुल को पराजित कर देते हैं। लेकिन वो मिहिरकुल को मारते नहीं हैं, तो मिहिरकुल हार जाता है। लेकिन हार करके क्या होता है? कश्मीर आ जाता है ना। और कश्मीर के जो राजा होते हैं जो इनको शरण देते हैं अपने यहाँ पे, ये उन्हीं राजा को आगे चल के पराजित कर देता है, मार देता है उन राजा को, और कश्मीर पर अपना शासन कायम कर लेता है। तो हमने देखा हूणों का बिल्कुल संक्षिप्त इतिहास हमारे सिलेबस में दे रखा है। मेन बात यह है कि हूण क्या थे? बर्बर जनजाति थी, मध्य एशिया की जनजाति थी। हूण क्या करते हैं? हूण भारत पर आक्रमण करते हैं। और हूणों की, जब ये हूण मेनली तो कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिमी जो चीन की साइड है वहाँ रहते थे। लेकिन इनकी दो शाखाएं हो जाती है, जिनमें से ऑक्सस नदी घाटी वाली जो शाखा होती है वो शाखा क्या करती है? वो शाखा क्या करती है? भारत पर आक्रमण करती है। और यहाँ पर जो शकों के राज्य होते हैं उस वक्त, कुषाणों के राज्य होते हैं, ये उनको भी तहस नहस करते हैं। और इसके अलावा जो गुप्त शक्ति होती है ये इसको भी क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हूणों के आक्रमण का दुष्प्रभाव ये निकला कि पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। इसी के साथ ही इन्होंने भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसको भी चोट पहुंचाई, क्योंकि हमने बताया कि ये जो मिहिरकुल थे इन्होंने क्या किया था? मंदिर को, स्तूपों को, सबको नष्ट करवा दिया था। भारत की राजनीतिक एकता भी इसी के साथ ही समाप्त हो गई। और चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास में दो ही विशाल साम्राज्य थे, एक तो मौर्य साम्राज्य, एक गुप्त साम्राज्य, जिन्होंने भारत में राजनीतिक एकता कायम की थी। तो मौर्यों के बाद का समय जो मौर्योत्तर काल है उसमें भी भारत की राजनीतिक एकता बिल्कुल छिन्न भिन्न रही, तभी तो विदेशी आक्रमण हुए और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। इसी तरह से जब गुप्त जो साम्राज्य है उसको तहस नहस कर दिया जाता है हूणों के द्वारा, वापस से भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो जाती है और वापस से देश क्या हो जाता है? पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। तो बच्चों ये हमने लास्ट विदेशी आक्रमणकारी हूणों के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम सब कुषाण के बारे में पढ़ ही चुके हैं। अब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आपको सारे वीडियो देख लेने हैं और इसके बाद इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक, उनको हम अगली कक्षा में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।